जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली सीडीएस 1 2023 की आंसर की रिलीज हुई है, तो मुझे लगा कि कुछ सवालों को रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि कुछ सवाल काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड थे, क्योंकि उस टाइम पे आंसर जो है एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल था। और उन सवालों को तो रिविजिट करेंगे ही, बट उनसे एसोसिएटेड जो क्वेश्चन बने हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सीडीएस के एस्पिरेंट्स बिल्कुल ध्यान दीजिए कि हर एक सवाल पे बेस्ड जो थीम रहेगी उसे आपको समझना है और बहुत अच्छे से समझना है। तो अभी आपके हाथ में एक कॉपी पेन होना चाहिए जिसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक एटलीस्ट नोट डाउन कर पाओ। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, इसमें हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया में थेरीज के विषय में। अब यहाँ आपके जब आप टॉपिक का नाम लिखेंगे तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा बुद्धिज्म एसोसिएटेड टर्म्स। ठीक है, ऐसे हर टॉपिक के साथ आप करते हुए चलें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ, एक बात और बता दूं, आपका एक जरूरी काम है और वो ये कि मैं यहाँ पे जितने भी सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा वो आपको काउंट करना है और बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए या आपने कितना आंसर स्किप किया कमेंट बॉक्स में। ये एक्सरसाइज आप मेरे साथ रेगुलर करिए। एक मंथ में ही आप इतना ज़्यादा डिफरेंस महसूस करेंगे जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करेंगे कि आप खुद चौंक जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि प्राचीन भारत में, हाँ, और एक बात और, इस वीडियो में मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही सवाल लिया है, तो अब हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों को इसका फायदा उठा करके प्रश्नों को हिंदी में पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। तो थेरीज के विषय में आपसे पूछा गया था कि प्राचीन भारत में थेरी जो है किसे कहा जाता था। पहला है रिस्पेक्टेड वीमेन, यानी वैसी महिलाएं जिन जो सम्मानित है, सम्मानित महिलाएं। दूसरा एल्डर नन्स इन बुद्धिज्म, यानी ये जो वरिष्ठ साध्वी है, साधु साध्वी, साध्वी जो है ये फीमेल है, साधु का नन कहा जाता है इंग्लिश में। तो एल्डर नन्स की बात की जा रही है बुद्धिज्म में। तीसरा ये कहा जा रहा है वो वुमेन जिन्होंने भिक्षुनी स्टेटस को डिनाई कर दिया है। चौथा ये कहा जा रहा है बुद्धिस्ट संघ से वैसी महिलाएं जिन्हें निष्कासित कर दिया गया है, एक्सपेल कर दिया गया, बाहर कर दिया गया बुद्धिस्ट संघ से। उम्मीद है आप सवाल समझ पाए होंगे। अब ये जब क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, मुझे आज भी याद है, जब पेपर हुआ उसके कुछ घंटों के बाद आई थिंक मैंने एनालिसिस करी थी, और इस क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा जो है डिस्कशन हुआ, क्योंकि ए और बी इन दो ऑप्शंस में लोग बड़े कंफ्यूज थे। क्यों कंफ्यूज थे? क्योंकि आप किसी भी सोर्स को कवर करेंगे, इवन आप अगर गूगल में जाएंगे, बुद्धिज्म की कोई वेबसाइट में जाएंगे, या वैसे भी अगर आप देखेंगे किसी पुरानी बुक्स में भी, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो थेरी है, थेरी ये पाली भाषा का वर्ड है, पाली भाषा का, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर सीनियर भिखुनी एंड भिखुनीज। मतलब क्या है? भिक्षु और भिखुनी, यानी मेल और फीमेल जो है, मेल और फीमेल सेंट्स की बात की जा रही है, उनके लिए एक ऑनोरिफिक टर्म है, यानी एक सम्मान का शब्द है। ठीक है, तो मैं फिर से समझाता हूं। चाहे आप बात कर लीजिए थेरा का या थेरीज की, दोनों जो है सम्मानित, सम्मानित, सीनियर, भिक्षुज और भिक्षुनीज के लिए रेस्पेक्टिवली ये वर्ड यूज किए जाते हैं। उम्मीद है आप इनका नोट्स बना करके चल रहे हैं, अदरवाइज वीडियो देखने का खास आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो थेरा का मतलब क्या है? वैसे वैसे सेंट्स, वैसे भिक्षु जो सीनियर हैं। ठीक है, और थेरीज का मतलब क्या होता है? थेरीज का मतलब होता है सेम बात है, बस फीमेल है। ठीक है, वैसे भिक्षुनी जो फीमेल है और सीनियर है उन्हें कहा जाएगा भिक्षुनी या थेरीज। थेरी जो है पाली भाषा का शब्द है। तो इस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग होता है एल्डर। ठीक है, तो इस वजह से आंसर जो है ऑप्शन बी है, और यूपीएससी ने आंसर ऑप्शन बी दिया है। एनसीईआरटी की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का नाम आप सबने सुना होगा, कई लोगों ने पढ़ा होगा, लेक्चर वगैरह का, लेक्चर वगैरह में भी टॉपिक्स को कवर किया होगा। अब ये देखिए, जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है, इसमें एक सेक्शन है फॉलोअर ऑफ द बुद्धा के नाम से, यानी गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स के विषय में बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है कि जो गौतम बुद्ध के डिसाइपल्स हैं, यानी जो शिष्य हैं, उनका एक ग्रुप होता है जिसे संघ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कई बार ये टर्म्स हम यूज करेंगे। संघ का मतलब क्या होता है? वो बॉडी जिसमें डिसाइपल शामिल है गौतम बुद्ध के। ठीक है, आगे लिखा भी हुआ है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंक्स। अब समझिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये आर्म्स वगैरह, यानी जो भिक्षाटन के माध्यम से ये अपना जीवन यापन करते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? भिक्षु। भिक्षु वर्ड, भिक्षु संस्कृत वर्ड है और भिक्षु पाली भाषा का वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब हम समझते हैं। अच्छा, आप देखिए क्या बताया गया। इनिशियली जो है स्टार्टिंग में केवल जो है पुरुष को ही शामिल रखा गया था संघ में, लेकिन बाद में महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया संघ में। ये स्टोरी आपने सुनी होगी, जब गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद के रिक्वेस्ट करने पर कि महिलाओं को भी शामिल होने दिया जाए, बाद में जो है इन्हें संघ में एडमिट कर लिया जाता है।
बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या बताता, हाँ ये जो बात मैंने अभी बताई कि आनंद के जो है मेडिएशन यानी मध्यस्थता के बाद बेसिकली इन्होंने रिक्वेस्ट करी, तो इसके बाद जो है शामिल कर लिया गया विमेन को भी। अच्छा, ये भी कई बार पूछते हैं कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जो भिक्षुनी के रूप में शामिल हुई। तो फर्स्ट विमेन कौन थी? स्वयं गौतम बुद्ध की ही फॉस्टर मदर थी, नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो ध्यान रखिएगा, ये नाम कई बार नाम ही पूछ लेते हैं। अच्छा, अब आगे देखिए, बहुत सारी महिलाएं जो संघ में शामिल होती हैं ये धम्म के टीचर्स बनती हैं। धम्म की टीचर्स मतलब सिंपल जो आइडियल फिलोसॉफी है बुद्धिज्म की, उनकी शिक्षिका बनती हैं और इन्हें थेरीज कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बहुत गौर करिएगा इस पे। थेरीज और रिस्पेक्टेड वीमेन हु हैड अटेंड लिबरेशन, यानी वैसी महिलाएं जिन्हें लिबरेशन प्राप्त हो गया है और रिस्पेक्टेड हैं ये, उन्हें कहा जाता है थेरीज। अब अगर आप लिटरली देखो तो इन्होंने लिखा है थेरीज और रिस्पेक्टेड वीमेन, बट इसका ऑफिशियल आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऐसा नहीं कि कैंसिल करा, इसका आंसर दिया प्रॉपर बी। तो मेरा ये कहना है कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया ना, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात की गई। इवन आप किसी भी बुद्धिज्म की वेबसाइट में भी जाओगे, विकिपीडिया में भी देखोगे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, लेट मी जूम इन। इन्होंने लिखा है द वर्ड लिटरली मीन एल्डर, यानी इसकी जो लिटरल मीनिंग है वो है एल्डर नन। ठीक है, लिटरल मीनिंग। बट चूंकि ये एल्डर नन है और ये एक तरीके से धम्म को प्रोपगेट कर रही हैं, तो डेफिनेटली ये समाज में रिस्पेक्टेड होगी। इस कारण से रिस्पेक्टेड यहाँ पे एक तरीके से जनरल टर्म बन जा रहा है। जो स्पेसिफिक टर्म है वो है एल्डर नन, यानी साफ तौर से थेरी का वास्तविक मतलब क्या है, एल्डर नन है जो रिस्पेक्टेड भी थी। तो इस कारण से आई थिंक इस तरीके का इंटरप्रिटेशन लगा करके यूपीएससी ने आंसर बी दिया है। जो भी हो, बहुत ज़्यादा ये सवाल चर्चा में था और बहुत लोगों को इंतजार था कि यूपीएससी इसका आंसर क्या देगी। तो यूपीएससी अगेन यहाँ पे जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड जो है चल रही है। अब बहुत लोग पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं अपने स्तर से, ठीक है, तो बहुत लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और उन्हें लगेगा हाँ ठीक है बात तो हो गई, अब वो छोड़ देंगे सवालों को। बट आप देखिए ये सवाल देखिए, सिविल सर्विसेज 1996 का क्वेश्चन है, थेरी गाथा के विषय में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के बिना आपकी पीवाईक्यू एनालिसिस अधूरी है। हर सवाल के साथ अभी हम यही करने वाले हैं और पिछले कई वीडियोस में हमने कवर भी किया है, जो रेगुलर व्यूअर है उन्हें पता होगा। तो मैं आपको पहले थेरी गाथा का मतलब समझाता हूं, समझते हैं पहले। देखिए, गौतम बुद्ध का यह मानना था एवरीवन वाज कैपेबल ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी हर किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, एनलाइटनमेंट मिल सकता है। एंड येट हिज रिलक्टेंस टू इंक्लूड वीमेन इन द संघा इज वेल नोन। तो ये अभी जैसा मैंने आपको स्टोरी बताई, ठीक है, इनिशियली ये रिलक्टेंट थे वीमेन को लेकर के, फिर बाद में इन्होंने संघ में एडमिट होने की अनुमति दी। वी लुक एट सम ऑफ दीज थीम्स थ्रू द थेरी गाथा, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय बुद्धिस्ट नन्स रिटेन ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर 300 ईयर। स्टार मार्क कर लीजिए, यूपीएससी ने काफी पहले पूछा है थेरी गाथा के विषय में, रिपीट होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। क्या हम बात कर रहे हैं? थेरी गाथा के विषय में। क्या है ये थेरी गाथा? एक कलेक्शन है पोएम्स का, नाम से डिकोड करते हैं, थेरी प्लस गाथा। तो थेरी क्या होंगी? अभी हमने थेरी के विषय में क्या पढ़ा, थेरी जो है वो भिखुनीज है जो संघ का पार्ट है, ठीक है। तो इन जो बुद्धिस्ट नन्स हैं इन्होंने जो पोएम्स लिखा उसी को कंपाइल किया गया थेरी गाथा में। तो थेरी गाथा टेक्स्ट जो है ये बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, डेफिनेटली बात है ये, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इसमें क्या है, तो इसमें बुद्धिस्ट नन की पोएम्स हैं। गाथा का मतलब आपको पता होगा, वीर गाथा, वीरों की गाथा, थेरी गाथा यानी थेरी की गाथा, यानी वर्सेस ऑफ ओल्ड वीमेन। ये कलेक्शन क्या है? पोएम्स का कलेक्शन है बुद्धिस्ट नन्स का, ये बात हमने डिस्कस कर ली है। अब ये सवाल आपके सामने, वीडियो पोस्ट करिए, आंसर दीजिए, तभी आगे बढ़िए। आपसे क्या कहा गया है कि ईयरली जैन लिटरेचर का पार्ट कौन सी किताब नहीं है, कौन सी धार्मिक पुस्तक नहीं है? पहला है थेरी गाथा, दूसरा है अकारंग सूत्र, तीसरा है सूत्र कृतंग और चौथा है बृहत कल्प सूत्र। तो देखिए इसमें जो तीन है ये काफी प्रसिद्ध जैन लिटरेचर का पार्ट है, लेकिन जो थेरी गाथा है जैसा कि अभी हमने देखा ये बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिनमें पोयम है मंक्स का, नहीं नन्स का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वीडियो पोस्ट करिए और आंसर देने का प्रयास करिए। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि उस लड़ाई का नाम बताइए जिसमें ट्रेवनकोर के जो राजा हैं इन्होंने डचों को हरा दिया था 1741 में। पहला ये कहा जा रहा है ये पोर्टो नोवो की लड़ाई है, दूसरा ये कोलाचेल की लड़ाई है, तीसरा पोलीलोर की लड़ाई है और चौथा जो है ये चंगना सेरी की लड़ाई है।
अब साउथ इंडिया की हिस्ट्री से नो डाउट फोकस बढ़ा है, आप किसी भी कंटेक्स्ट में देख लें, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री में देखें या मेडिवल हिस्ट्री में। अब इसमें खास तौर से वैसी लड़ाई जिसमें किसी यूरोपियन पावर को इंडियन रूलर के द्वारा हराया गया है, ये बात अपने आप में काफी बड़ी है। बट स्टोरी चूंकि एक नेशनल लेवल पर नहीं कवर हो पाती है, तो यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछती है। और आई थिंक ये लास्ट ईयर भी सीडीएस में पूछा गया था, 2022 में भी था। मैं इसे चेक कर लूंगा, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली, ठीक है। और ये अभी हम 2023 का पेपर तो डिस्कस कर ही रहे हैं, तो मे भी इस तरीके का सवाल आपको अन्य किसी परीक्षा में देखने को मिले रिसेंटली, तो इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, ट्रेवनकोर किंगडम से एसोसिएटेड अगर हम युद्ध की बात करेंगे तो इसमें पहला आएगा बैटल ऑफ कोलाचेल। ये कब हुआ? 1741 में। इसमें ट्रेवनकोर के राजा ने डच को हराया। अच्छा, ट्रेवनकोर आपके माइंड में ये तो है ना, देखिए ये वाला पार्ट है ट्रेवनकोर, ठीक है, केरला का भी सर्दर्न पार्ट, ठीक है, ये ट्रेवनकोर है। तो नाम बस ध्यान रख लीजिए, नाम जो है कोलाचेल है। कब हुआ? 1741 में। किसे हराया गया? डच को। किसके द्वारा? ट्रेवनकोर के राजा के द्वारा। अच्छा, बाकी के ऑप्शंस भी हम देखते हैं। तो अगला है चंगनासेरी। ये जो चंगनासेरी का बैटल है, ये 1749 में हुआ। अगेन सेम किंग ने थेकुमकुर के किंगडम को हराया था, और बाद में इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड किया। इससे क्या साबित होता है? साउथ इंडिया के जो किंगडम्स है ये बहुत ज्यादा माइटी थे। तो ये जो दो सी वाले, अच्छा मैं आप याद कैसे करेंगे ये भी मैं बता दूंगा। मैसूरू किंगडम से एसोसिएटेड जो युद्ध है उन्हें देखते हैं। तो ये पोर्टोनो, ये तो आपने जरूर पढ़ा होगा एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे। ये 1782 में हुआ। हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे, इनके और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। कब? पोर्टोनो का युद्ध कब हुआ? 1782 में। जब हम बात करते हैं पोलीलूर के लड़ाई की, तो ये जो है ये 1780 में हुआ। किनके बीच? तो टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो आपसे अगर कोई पूछे मैसूरू किंगडम के बारे में, तो मैसूरू किंगडम में ये आपको दो पी वाले देखने को मिलेंगे। पी से जो बैटल्स है ना, जो पोर्टोनोवो और पोलीलोर है, ये आपको मैसूरू मैसूरू वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और जो सी वाले बैटल्स हैं, सी वाले बैटल्स मतलब कोलाचेल और चंगनासेरी, ये दोनों जो बैटल्स है किनके बीच देखने को मिले? ट्रेवनकोर एक तो डच के बीच हुआ कोलाचेल वाला, और दूसरा हमने देखा कि साउथ इंडिया का ही एक किंगडम था कुमकुर के नाम से, इनके बीच हुआ। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा नया इन्फो है, मुश्किल हो सकता है आपको याद करने में, बट कॉपी में लिख लें, आप एक दो बार देख लें। प्रीवियस ईयर में है तो एक फोकस थीम है। और मैं वन लाइनर सवाल करवा ही नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं इस पेपर में आसान सवाल नहीं है हिस्ट्री के, बहुत आसान आसान सवाल है मॉडर्न हिस्ट्री के, कुछ सवाल एक लाइन में आप आंसर कर देंगे। बट उन सवालों का करवाने का कोई औचित्य नहीं है, जो थोड़े कठिन सवाल है जिनके रिपीट करने के चांसेस हैं, उन्हें हम अच्छे से कवर करेंगे। हाँ, इसे बहुत अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। अभी हर एग्जाम, जितना भी एग्जाम हो रहा है, सब में लगभग काकातिया किंगडम के ऊपर सवाल देखने को मिल ही रहा है, तो थोड़ा डेप्थ में से पढ़ लें। मैंने पढ़ाया भी है, आप जियो साइंटिस्ट वाला एनालिसिस देखें, उसमें मैंने बहुत डिटेल में जो है हिस्ट्री वाले लेक्चर में काकातिया किंगडम के बारे में पढ़ाया है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। पहले तो ये कहा जा रहा है कि जो रायगज केसरी है और जो दायगज केसरी है, ये जो दोनों उपाधि है, ये किस राजवंश से संबंधित है? जिसका आंसर है काकातिया किंगडम से। तो गज केसरी के विषय में मैंने डिटेल में एनालिसिस करी है। प्लीज आप रिसेंटली जो जियो साइंटिस्ट का पेपर और इसके अलावा जो CISF का पेपर हुआ है यूपीएससी के द्वारा, इन दोनों के एनालिसिस को प्लीज़ आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। क्योंकि सारा, अगर मैं आपका समय बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ हमने रिसेंटली डिस्कस करी हैं, और काकातिया किंगडम के बारे में इन डेप्थ में हमने एनालिसिस करी है। केवल ये सवाल जानना इनफ नहीं रहेगा, इससे संबंधित और भी फैक्ट्स हैं। जैसे काकातिया किंगडम के ऊपर आपसे पोर्ट के बारे में पूछा गया था, है ना, पोर्ट के बारे में जो मोटूपल्ली वाला था। इसके बाद और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो आप उन सवालों को साथ में ज़रूर कवर कर लें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और इन सवालों को बिना तैयार किए जो है इस पेपर की एनालिसिस कंप्लीट नहीं होगी। आपसे पूछा गया था ददनी सिस्टम, ददनी प्रथा के बारे में कौन सी बात रिलेटेड है? टेक्सटाइल प्रोडक्शन, वारफेयर, पेमेंट टू ऑफिशियल, या रेवेन्यू कलेक्शन? ये डायरेक्ट टर्म बेस्ड क्वेश्चन है, और ये आपको NCERT में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये NIOS वाली बुक में देखने को मिलेगा, जो सीनियर सेकेंडरी की बुक आती है NIOS की। इसमें समझ लेते हैं थोड़ा, फिर मैं आपको ये चैप्टर शेयर कर दूंगा। रोल ऑफ लैंडेड इंटरमीडियरीज इन रेवेन्यू कलेक्शन। तो बेसिकली वही बात है कि जब रेवेन्यू कलेक्शन की बात आएगी, जो हम जमींदारी सिस्टम, जो वो सब मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, उम्मीद है आपको ध्यान होगा। अच्छा, आपसे ये सवाल पूछता हूँ, परमानेंट सेटलमेंट में और महलवारी सिस्टम में और तीसरा रेयतवारी में मेजर डिफरेंस क्या था? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा मेन प्रोविजन। देखते हैं आप कितना रिवीजन इनका करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या बताया है।
ये बताया है कि स्टेट ऑफिशियल के अलावा भी काफ़ी सारे इंटरमीडियरीज थे। इंटरमीडियरीज मतलब ये है स्टेट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे है किसान। इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है किसी भी तरह का, क्या इनमें कोई इंटरमीडियरीज है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कंपनी को? तो इसका जवाब है इंटरमीडियरीज है। एक तो इंटरमीडियरी जमींदार के रूप में जो है अपॉइंट किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, दूसरे जो है और अन्य तरह के इंटरमीडियरीज भी देखने को मिलते हैं। उन्हीं के विषय में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के एस्टेब्लिशमेंट से पहले, दिल्ली सल्तनत मतलब वही 12वीं सेंचुरी के आसपास वाला जो टाइम है, इसमें आपको कई सारे टर्म्स देखने को मिलते हैं, जिनमें राजा हैं, राजपुत्र हैं, रनक हैं, महासमंत हैं। इनके पास क्या था, ये हेरेडिटरी राइट होल्डर्स थे, यानी वंशानुगत इनके पास अधिकार होता था जमीन से एसोसिएटेड। ये लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे किसानों से उनके राज्य में, और इसके बाद ये स्टेट को दे देते थे और कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे। जैसा कि हम जमींदारी सिस्टम में देखते हैं कि अगर कोई किसान है उससे जो है लगा लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा, किसी भी वर्ड का यूज कर ले, ठीक है, चलिए हम लैंड रेवेन्यू वर्ड का यूज करते हैं। लैंड रेवेन्यू को ये ले लेंगे, कौन? इंटरमीडियरी। फिलहाल हम जमींदारी सिस्टम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 90% हिस्सा ये दे देंगे किनको, और अप्रोक्स 90%, और कुछ हिस्सा जो है खुद के पास रख लेंगे। यही चीज पहले भी हो रही थी, ठीक है। दिल्ली जो सल्तनत है, इससे पहले भी हमें इस तरीके का सिस्टम देखने को मिल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं सल्तनत पीरियड के टाइम पे क्या हुआ कि जो लैंडेड इंटरमीडियरीज हैं, ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने लगे। जिनमें कौन कौन शामिल थे? पहला थे खूट। खूट मतलब स्मॉल लैंडलॉर्ड्स। नाम से ही पता चल रहा है, अगर ये लैंडलॉर्ड्स हैं तो इनका काम क्या होगा? किसानों से टैक्स लेना। इसके बाद देखिए मुकद्दम। मुकद्दम कौन थे? विलेज हेडमैन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा गया है, हाल ही में हमने डिस्कस भी किया था, तो एक भी टर्म आपको यहां से छोड़ना नहीं है, ध्यान से समझिए। मुकद्दम वही सेम काम। इसके बाद और भी कुछ इंटरमीडियरीज थे, जैसे राय, राणा, रावत, इस तरीके के काफी सारे जो है इंटरमीडियरीज देखने को मिल रहे थे, जिनके पास सुपीरियर राइट्स थे जमीन में एक नॉर्मल किसान के मुकाबले। इसके बाद देखिए मुगल पीरियड में और भी हमें कई सारे टर्म्स देखने को मिलते हैं, और एंड अदर कुछ इंटरमीडियरीज थे, और भी कुछ इंटरमीडियरीज हैं जिन्हें जमींदार कहते हैं, बेसिकली जमींदारी सिस्टम वाली बात। तो इनके पास हेरेडिटरी राइट्स था। उम्मीद है आपको ध्यान होगा ये कि हेरेडिटरी राइट्स के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जमींदारों के पास ये अधिकार होते थे या नहीं, कि पीढ़ी दर पीढ़ी इन अधिकारों को ये चले। तो इसका जवाब है हाँ, होते थे। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में तो हमने देखा कि इंटरमीडियरीज का बहुत बड़ा रोल है। अब नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इनमें कारीगरी वाले काम आ जाएंगे। जो खेती बाड़ी तो नहीं है, बट इनमें कौशल ज्ञान की जरूरत पड़ती है, यानी कुशलता की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसमें भी मेजर क्राफ्ट की अगर हम बात करेंगे, अच्छा इसमें कौन कौन से काम आते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जिनमें थोड़े स्किल की जरूरत पड़ती है, जैसे टेक्सटाइल वाले काम। अब कपड़े सिलाई का काम है या धागों को निकालना है, तो ये सबके बस की तो बात है नहीं, इसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। पोट्री मेकिंग, मिट्टी से बर्तनों को बनाना। अच्छा आज के टाइम से मत कंपेयर करिए, 500-600 सालों 800 सालों पहले की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद डाइंग वाली बात है, ठीक है। सुगर मेकिंग, मेटल वर्क, पेपर मेकिंग, ये सारे जो काम है या आर्टिसनल वर्क्स में आते हैं, कारीगर वाले कामों में आते हैं। कौन कौन से मेजर क्राफ्ट थे वो देखते हैं। तो जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है, यानी बेसिकली कपड़ों से एसोसिएटेड जो काम है, ये एक बहुत ही वाइडली प्रैक्टिस्ड क्राफ्ट था, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती थी। भारत के जो वीवर्स हैं, ये 4 तरीके के फैब्रिक प्रोड्यूस करते थे: कॉटन, सिल्क, वुलन और कोर्स कॉटन। खैर ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में क्या इंटरमीडियरीज थे? तो इसका जवाब है हाँ, थे। और भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। लेट सपोज आज से करीब 500-600 सालों पहले की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र का ये कोई गांव है। अब यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो रही है, यानी कोई कारीगर है और उसे कपड़े बनाने हैं। तो ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, ये गांव में तो हो रहा है, इसके अलावा कस्बों में भी हो रहा है। कस्बों का मतलब गांव का थोड़ा एक बड़ा स्तर हम आप कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो है इंपीरियल कारखाना भी होते थे, जबकि गांव वाले एरिया में जो है आर्टिसन इन आर्टिकल्स को अपने डेली के इस्तेमाल के लिए प्रोड्यूस करते थे। ये जो कारीगर थे, ये विलेज सोशल नेटवर्क का पार्ट थे, जिसे जजमानी सिस्टम कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ध्यान रखिएगा जजमानी सिस्टम के विषय में, कि एक तरीके का विलेज का सोशल नेटवर्क है जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो सिस्टम है, ये डेक्कन वाले पार्ट में और महाराष्ट्र वाले पार्ट में, इन दो पार्ट में ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके में देखने को मिलता है। और जो गांव के आर्टिसन हैं और जो सर्वेंट्स हैं, इन्हें बलूटेदार कहा जाता है। तो आपको डायरेक्ट एक टर्म मिल गई है, और मजे की बात यह है कि इस टर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, और इसी पेपर में आया है। मतलब जहां से क्वेश्चन पिक किया गया, दोनों ही सवाल देखने को मिले हैं। बलूटेदार कौन है? बलूटेदार है गांव के आर्टिसन, विलेज आर्टिसन।
ठीक है, विलेज आर्टिसन जो बेसिकली टेक्सटाइल प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या थी ना कि गांव में एक किसान है। अब अगर लेट सपोज किसान है या कोई कारीगर है और अगर कोई कारीगर है और उसे टेक्सटाइल प्रोडक्शन करना है तो उसके पास उतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते थे कि वो सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सके और फिर खुद से ही जो इस प्रोडक्शन को एक तरीके से सक्सेसफुल बना सके। तो इस केस में क्या होता था, एक रिवाइज फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन लाया गया जिसे ददनी सिस्टम कहते हैं। अब ये इस समस्या को एक तरीके से हटाने के लिए लाया गया था। और इस ददनी सिस्टम में क्या होता था कि अगर कोई कारीगर है तो उसे रॉ मटेरियल दिया जाएगा कि लो भाई ये सामान है, ठीक है। इसके बाद कुछ एडवांस पैसे दिए जाएंगे, पैसों की भी तो जरूरत पड़ेगी ना इनिशियली, ठीक है, एडवांस मनी दी जाएगी, ठीक है। और ये मनी कौन देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है मर्चेंट्स देंगे जो इन कमोडिटीज में व्यापार करते हैं। मर्चेंट्स भी तो चाहेंगे ना कि हमारे पास टेक्सटाइल्स आते रहें ताकि हम बाद में इसे आगे बेच सकें। तो इस केस में ये जो है पहले से एडवांस मनी कुछ देते थे, तो यही सिस्टम जो है ददनी सिस्टम कहलाता था। तो ये सवाल तो खैर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमने काफ़ी डेप्थ में बात करी। आंसर तो है टेक्सटाइल प्रोडक्शन। और हमने देखा बेसिकली क्या होता था कि अगर कोई टेक्सटाइल से संबंधित बात है तो उस केस में जो है उस कारीगर को पैसे और कुछ एडवांस पैसे दिए जाएंगे, बाद में ऑब्वियस सी बात है वो मनी कलेक्ट की जाएगी, बट इनिशियली एक तरीके से सपोर्ट प्रदान किया जाएगा ताकि टेक्सटाइल प्रोडक्शन बढ़ सके। आंसर इसका ऑप्शन ए है। ये सारी बातें मैंने पीडीएफ में लगा दी है, पीडीएफ आपको इकट्ठे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। और उम्मीद है आप इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन करेंगे, इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखिए कारखाना की बात की गई है तो कारखाना से भी सवाल बन सकते हैं। कारखाना क्या होता था, एक तरीके से रॉयल वर्कशॉप होता था, यानी वो एक जो शाही तरीके से इसे स्टेब्लिश किया जाता था राजा के द्वारा, ताकि इनमें स्किल्ड लेबर को लगाया जा सके जो कि एक छत के नीचे काम कर सके और राजा के द्वारा या राजा के मंत्रियों के द्वारा, लोगों के द्वारा बेसिकली निगरानी भी हो सके। आई होप आप कारखाना का मतलब समझ रहे हैं। हाँ देखिए, अगला जो सवाल है ना ये हमने हाल ही में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपने इंस्क्रिप्शन वाली वीडियो देखी होगी, आई थिंक परसों हमने डिस्कस किया था। तो इंस्क्रिप्शन पर मैंने कंप्लीट आपको पढ़ाया था और ये सवाल भी, इस तरीके के सवाल मैंने आपको टैकल करना अच्छे से सिखा दिया था। पहले वीडियो पोस्ट करिए, आंसर सोचिए, तभी आगे बढ़िए। देखिए कनगनहल्ली के बारे में पूछा जा रहा है। कनगनहल्ली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। भीमा नदी के तट पे है, दूसरा ये कहा जा रहा है 1st से 3rd सेंचुरी के बीच की है, और तीसरा ये कहा जा रहा है कि अशोक के जो है ये प्रतिमा देखने को मिली है इस आर्कियोलॉजिकल साइट में। तो यहाँ पे हमने क्या समझा था, ये सवाल देखिए, सिविल सर्विसेज 2019 का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा जो एक इम्पॉर्टेंट अभिलेख है, रिलीफ स्कल्पचर है, जिसमें आपको रेनो अशोका के रूप में जो है मेंशन देखने को मिलेगा स्टोन पोर्ट्रेट में, यानी अशोक की एक छवि भी देखने को मिलेगी, पोर्ट्रेट यानी प्रतिमा भी देखने को मिलेगी जो कि पत्थर की बनी हुई है। इसका आंसर भी क्या था, कनगनहल्ली। याद करिए मैंने आपको इमेज के साथ समझाया था इंस्क्रिप्शन वाली वीडियो में, ठीक है, और वो इमेज आपको ध्यान होगा, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कनगनहल्ली जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, 2-3 सालों पहले, इवन लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि इसमें अशोक की प्रतिमा तो मिली ही है, साथ में अशोक का नाम रेनो अशोका के रूप में बताया गया है। अब ये क्वेश्चन तो सीडीएस में पूछा गया है, सीडीएस 2023 में। इस क्वेश्चन को करना केवल इनफ नहीं है जब तक आप इन क्वेश्चंस को ना करो। किन क्वेश्चंस को, पहला ये सिविल सर्विसेज वाला, दूसरा ये स्वयं सीडीएस का सवाल। देखिए सीडीएस 2014 में क्या पूछा गया था, आपसे ये पूछा गया था कि एम्पेरर अशोक का एकलौता इंस्क्राइब्ड, यानी इसमें इंस्क्रिप्शन भी है बेसिकली, स्टोन पोर्ट्रेट है यानी पत्थर की प्रतिमा है, ये कहाँ देखने को मिली। तो इसका आंसर भी क्या है, कनगनहल्ली। क्योंकि आप देखिए ना, यही जो सवाल है ये सीडीएस 2014 का क्वेश्चन है, ये मैंने खुद से नहीं फ्रेम करा है, इसमें आपसे इंस्क्राइब्ड स्टोन पोर्ट्रेट पूछा गया, और यही बात आप यहाँ देखो, यहाँ पे देखो स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, यानी सेम क्वेश्चन है, बस वर्ड पे लेके आ गया, वर्ड को बदला गया। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि सिविल सर्विसेज में भी सीडीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, कोई नई बात ये नहीं है। तो तीनों ही सवाल कनगनहल्ली से एसोसिएटेड है। अशोक के अभिलेखों वाली वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी 50-60 सवाल हैं, कितने आई डोंट नो एग्जैक्टली, वो आप अच्छे से प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेना, और इसके बाद आपको किसी भी सवाल में इंस्क्रिप्शन से दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है हिस्ट्री में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन वीडियो पोस्ट करिए और सॉल्व करिए। क्या कहा जा रहा है कि किस वायसराय ने ग्रीष्म काल में यानी समर सीजन में शिमला में अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से हस्तांतरित करने वाला पहला वायसराय, यानी शिमला को जो है, शिमला को अपने वायसराय के काउंसिल को शिफ्ट कर दिया गया शिमला में, ठीक है, किस वायसराय के द्वारा।
लॉरेंस है, डलहौजी है, मेयो है या बेंटिक है? सो जब मैंने थीम्स एनसीईआरटी कंप्लीट आपको पढ़ाई, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे और भी सवाल काफ़ी सारे बने हैं और वो हमने डिस्कस भी किया। प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं कि ना केवल सीडीएस की बल्कि एनडीए वगैरह की भी हमने एनालिसिस करी है। उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि होता क्या है, फर्स्ट हिल स्टेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये जो हिल स्टेशन है, ये इनिशियली जो है ये ब्रिटिश आर्मी के नीड से जुड़ा हुआ था। इस लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। सो अगर आप उस क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे देख सकते हो। सीएपीएफ 2021 में पूछा गया था कि स्टार्टिंग में जो है प्रारंभिक में हिल स्टेशन को सेटल करने का क्या पर्पस रहा था कॉलोनियल पीरियड में। तो आंसर क्या होगा? क्या ये विंटर कैपिटल था? नहीं, ब्रिटिश आर्मी की नीड्स को फुलफिल करना था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन ठीक है, मतलब दिख रहा है एनसीईआरटी से बना है। ठीक है, ये पहला लाइन जो है सीएपीएफ में और ये वाला सीडीएस में। तो मैं सभी सीडीएस वाले फ्रेंड्स को ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी शॉर्ट कोर्स, कैप्सूल कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स, इन चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा है कि थोड़ा एक बार समय दे करके खुद को एनसीईआरटी अच्छे से 3-4 बार रीड कर लें। क्वेश्चन जो है टफ वाले भी यहीं से बनेंगे, इजी वाले भी यहीं से बनेंगे, और जो यहाँ से नहीं बनेंगे वो किसी से नहीं बनेंगे। ये तो राइमिंग हो गई। हाँ, तो जो शिमला की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट डे शिमला है, स्पेलिंग में डिफरेंस है। ठीक है, पहले आई थिंक ऐसे लिखा जाता होगा, अभी ऐसे लिखते हैं। हाँ, तो ये जो है ये हमें गोरखा वार के टाइम पे देखने को मिलता है, 1815 से 16 के बीच एंग्लो मराठा वॉर का ये पार्ट है। तो इसी में जब आप आगे पढ़ोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं और ये सब मैंने पढ़ाया है, तो उन चीज़ों को रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। 1864 में हम ये देखते हैं कि वायसराय जो होते हैं, जिनका नाम होता है जॉन लॉरेंस, ठीक है, ये ऑफिशियली अपने काउंसिल को शिमला मूव कर देते हैं। तो यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपको देखने को मिल रहा है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट देखिए, ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया? माझे विद्यापीठ के लेखक कौन है? ठीक है, और ये जो माझे माझे विद्यापीठ है, ये बम्बई के कामकाजी वर्ग के जीवन पर आधारित है। जो भी आंसर हो, बट जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो समझिए। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक है, इसमें बताया गया है द मेनी साइड्स ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो उसमें बताया गया है किस तरीके से जो है जो वर्कर्स हैं उनकी क्या स्टोरी रहती है। और ये एक पोयम है माझे विद्यापीठ के नाम से, जो कि नारायण सुर्वे जी के द्वारा लिखी गई है। उसी से इस पोयम को लिया गया एनसीईआरटी के द्वारा। तो आंसर इसका होगा नारायण सुर्वे। बट यहाँ से आपको लर्निंग क्या लेनी है कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बॉक्सेस में काफ़ी सारे हमें ऑथर्स के द्वारा या कई बार ऑथर्स के पोयम्स, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है अंश के रूप में। तो इसमें आप ध्यान दें कि अगर कोई वैसी नई बुक है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो सीडीएस, सीएपीएफ, इनके एनालिसिस में हमने कई बार डिस्कस किया है। जैसे वो पार्टीशन वाला क्वेश्चन था, द अदर साइड ऑफ साइलेंस, जिनकी ऑथर थी उर्वशी बुटालिया। ऐसे ही कई सारे और भी, जैसे गर्म हवा के बारे में आपको ध्यान होगा, गर्म हवा एक मूवी थी, इसके विषय में भी पूछा गया। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है ये आप तभी टैकल कर पाएंगे जब आप एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई अलग तरह का फैक्ट दिख रहा है तो आप उन चीज़ों को नोट डाउन करें और ध्यान रखें। तो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हमने कवर कर लिए। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटी या ज्योग्राफी अन्य किसी विषय पर मैं इसी तरीके का एनालिसिस प्रस्तुत करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने राय अथवा विचार जरूर साझा करें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बाकी के इनिशिएटिव्स का भी लाभ लें। धन्यवाद। जय हिंद।